अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा नायब प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने सऊदी अरब के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उनसे तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। मसला वही है ईरान अमरीका मुज़ाकरात, जिसमें एक डेडलॉक की सी कैफियत है। साथ में उम्मीद भी है कि वफूद पहुँचेंगे और सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले बातचीत चल पड़ेगी। लेकिन अगर मगर के जो खदशात हैं वो मुसलसल दूसरे राउंड के मुज़ाकरे के ऊपर मंडला रहे हैं। अब से डार साहब की जो गुफ्तगू है उससे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। वो बताते हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस के तौर पर ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। सिफारतकारी और मुकालमे को हम जगह दे रहे हैं। जंगबंदी 22 अप्रैल यानी मंगल और बुध की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:50 पर सुबह सवेरे ख़त्म हो जाएगी। जो ऐलान हुआ था उसके मुताबिक 2 हफ्ते की जंगबंदी के अख्ताम से कबल ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहम होगा। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं और ये कोशिशें ताहाल जारी हैं। मेरी इत्तलात ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान मुसलसल वाशिंगटन DC, तेहरान और जो रीजनल फोर्सेज हैं बिलखुसूस सऊदी अरब और कतर, उनके साथ राब्ते में है। चीनी हुकाम के साथ भी राब्ते में है। चीनी सफ़ीर से आज जो मुलाकात हुई इसहाक़ डार की, वो भी इस बात का एक सबूत है। इस वक्त तक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमरीकी वफ़द के हवाले से अमरीकी मीडिया, अमरीकी सदर तो कह रहे हैं कि JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जराड कुशनर रवाना होंगे, लेकिन अभी तक कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है। ये ख़बर अलबत्ता ज़रूर तस्दीक शुदा है कि अमरीकी वफ़द रवाना होगा, चल निकलेगा, तो ही ईरानी हुकाम के आने की उम्मीद पैदा होगी। आज शाम किसी भी वक्त, आज रात किसी भी वक्त इस सिलसिले में अमेरिका के यहाँ से एक मुस्बत खबर मिल सकती है सुनने को, और कल की इत्तला है कि ईरानी हुकाम आ सकते हैं। लेकिन इस बीच में हमने देखा अमरीकी सदर का एक इंटरव्यू आया जो उन्होंने CNBC में दिया जो कर्नन को, और वहाँ टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मामला जल्द अज जल्द हम डील के ज़रिए हल करना चाहते हैं। जंगबंदी में तोसी हम नहीं चाहते, फ़ौजी हल के लिए भी तैयार हैं, और अगर मुआहिदा ना हुआ तो बमबारी शुरू कर देंगे। ये भी उन्होंने धमकी दी है। फिर साथ जो तोशका नामी वैसल पकड़ी थी उसका जिक्र किया कि चीन के तहाइफ थे, उसमें डिटेल नहीं बताई उन्होंने। और साथ उन्होंने कहा ईरान जिस जगह पे है उसे मुआहिदा करना होगा, यानी मुआहिदे की बेताबी भी है, लेकिन साथ धमकी आमेज़ लहजा भी ट्रंप सरकार की जानिब से हमें देखने को मिल रहा है। यही बुनियादी वजह है, चाहे वो नेवल ब्लॉकेड हो या उनका ये उसलूब हो, कि ईरानियन क़यादत मुसलसल इसकी निशानदेही करते हुए इसे एतमाद में कमी का बायस करार दे रही है कि सूरत हाल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अलबत्ता इत्तला ये है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सूरत हाल ट्रैक पर आ सकती है। पाकिस्तान की उम्मीद और तवक्को कुछ ऐसी ही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है जनाब फैज़ रहमान साहब को। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात मशरिक़ वुस्ता पर नज़र है, वाशिंगटन DC से हमारे साथ बाहर रास्त हैं। हमें ज्वाइन कर रखा है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। बिलखुसूस जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दीगर मामलात निकले तो उनकी एक्सपर्टीज़ से हम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और दुनिया भर का मीडिया भी। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा माहिर बैनुल अक़वामी अमूर वो हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आप उनकी आवाज़ भी सुनते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। बाकिर सज्जाद साहब डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स पे नज़र रखते हैं। उनकी कई खबरें इस मुज़ाकराती अमल में दुरुस्त साबित हुई हैं। मैं सबसे पहले जाऊँगा जनाब फैज़ रहमान साहब की जानिब। फैज़ साहब, ये जो CNBC के एंकर के साथ गुफ्तगू थी ट्रंप साहब की, उसको कैसे आपने रीड किया? इसमें धमकी भी थी और एक जल्दी भी थी मुज़ाकरात के लिए, डील के लिए। What exactly was he up to? I mean, Donald Trump साहब। जी शुक्रिया जामी साहब, गुड टू बी बैक ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, आपने बहुत अच्छे पैराए में इसको बयान किया है कि धमकी भी है और साथ साथ जल्दी में भी है। और एक्चुअली बात वही है, अभी आपने जो अपने इंट्रो में फरमाया। देखिए, बात दरअसल ये है कि अगर कोई बैकडोर, कोई वाज़ेह तौर पर अगर कोई इससे कुछ नर्म, कुछ इशारे, इंडिकेटर्स अगर दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से ईरानी लीडरशिप को, तो शायद ये बात आगे बढ़े। लेकिन जो इस वक्त के जो हालात हैं, जो उनका जो पब्लिक बयानात हैं ट्रंप साहब के, वो लगता ये है कि मामलात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और बात और बढ़ेगी। और उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त एक बड़े मशहूर, आजकल तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, जिनकी एक मुसलसल एक थ्योरी चली आ रही है और बहुत हद तक दुरुस्त साबित हो रही है कि हम लोग इस वक्त एस्केलेशन ट्रैप में, एक जाल में फंस गए हैं कि हर दूसरा फरीक ये चाहता है कि मामला जरा सा ऊपर करके
हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने फरीक को मजबूर कर सकते हैं कि वो सरेंडर कर दे। नहीं लगता कि ईरानियों के पास इस वक्त कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव है या कोई बहुत बड़ी ऐसी वजह है कि वो अपना एक टोटल वन साइडेड सरेंडर करके इस मामले को खत्म करें, और जो कि ट्रम्प चाहते हैं। देखिए, ये इसमें ये नहीं हो सकता कि ये ईरानियों को भी मालूम है, अमेरिकन को कम से कम, यहाँ की जो जो कुछ जरा काबिल फहम जो लोग हैं जिनके पास कुछ अक्ल फरासत है, वो शायद समझते हैं कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। आपको कुछ ले और देकर ही बात आगे बढ़ाना पड़ेगी। लेकिन ट्रम्प इस वक्त जो है पूरी तरह से इस बात के मौकूफ में है कि ये एक जीरो सम गेम हो, वो टोटल सरेंडर करें ईरानियंस। और इसकी वजह ये है जामी साहब कि वो जो एक, चूंकि आप भी बड़ी शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, एक बड़ा मशहूर मिसरा सुना होगा आपने, कोई माशूक है इस पर्दे ज़िंदारी में। वाह। तो बेसिकली जो है वो चाहते हैं, मैं अपनी समझ से, जस्ट टू गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ द डाउट सो टू स्पीक, कि वो चाहते हैं मामला हल हो। लेकिन जो पीछे जो बैठा हुआ है माशूक, जो कि आपके करीब है ज्यादा मिडल ईस्ट में, मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ, नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, वो नहीं चाहते कि कोई मामला फौरी तौर पर हल हो। और वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है न सिर्फ इसराइल की तरफ से, बल्कि यहाँ जो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है और बड़ी स्ट्रांग है अभी भी, उनका भी यही एक मौक़िफ़ है थ्रो आउट के ईरान को मुसलसल। बिल्कुल ठीक फैसल, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया। इसमें मजीद ही बात करते हैं, दीगर पैनलिस्ट भी मौजूद हैं बराह रास्त प्रोग्राम में, उनसे बात करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये इत्तला दूँ कि एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं उन्होंने बाकायदा तजवीज़ दी है कि जंग बंदी में तोसी की जाए। अतात अरड़ साहब के ट्वीट में चूंकि एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है जब अनाउंसमेंट हुई थी, ये आज रात यानी मंगल और बुध की दरमियानी शब 4:50 पे सुबह सवेरे ये वक्त ख़त्म हो रहा है इसका, और अभी तक वफूद के आने के हवाले से तस्दीक नहीं। अमरीकी तो बार बार कह रहे हैं कि वो आने को तैयार हैं, लेकिन ईरानियन की जानिब से भी कन्फर्मेशन नहीं आ रही, येट टू बी रिसीव्ड। लेकिन इस सूरत में पाकिस्तान ने एक और काम ये किया है जहाँ पे एंगेजमेंट है, और वो काम ये है कि जंग बंदी में की तजवीज़ दी है। और ये मामला शुरू हुआ जब आज डार साहब से आके मिली जो अमरीकी सफ़ीर है नटालिया, तब से ऑनवर्ड ये स्टोरी शुरू हुई। और मैं आपको ये बताऊं कि पैरेलल जो ईरानियन हुकाम के साथ बातचीत थी उसमें भी ये तजवीज़ दे दी गई है। तो इसमें जो पाकिस्तान की पोजीशनिंग है, ये एफर्ट्स हैं, वो अब आप सबके सामने हैं। मैं शाह साहब, फैसल शाह साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा बिलखुसूस इस डेडलॉक के ऊपर। और दूसरा, जहाँ ट्रम्प साहब बमबारी की बात करते हैं बसूरत दीगर, वहाँ अब ईरान भी, मैं उनके स्टेट मीडिया को देख रहा था, इरना को, तस्नीम को, महर को, वो कह रहे हैं कि अब अगर हम पे हमला हुआ तो हम फिर महदूद नहीं रखेंगे कार्रवाई, बल्कि यंबू पाइपलाइन सऊदी अरेबिया का नाम ले रहे हैं, फुजेरा ऑयल फैसिलिटी यूएई का नाम ले रहे हैं, और फुल हौसी क्लोजर ऑफ द बाबुल मंदब स्ट्रेट का जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ये पैरेलल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ और फिर साथ बाबुल मंदब, इन दोनों को चोक करने की बात करते हैं, क्या ये मुमकिन होगा? नंबर एक। नंबर दो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, और जिन तनसीबात का ये जिक्र कर रहे हैं वो क्यों अहम है? फैसल शाह साहब। बहुत शुक्रिया जामी, मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल ये मुमकिन है जो वो कह रहे हैं, और ये हो चुका है। ये ऐसे नहीं है कि ये कोई अनहोनी बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके कंट्रोल में, आज तक कंट्रोल में, और कोई उनसे वो कंट्रोल नहीं ले सका है, बावजूद इसके कि ट्रम्प साहब ने बहुत धमकियां दी, बहुत रिक्वेस्ट भी की एक तरह से, फिर बहुत सारे ममालिक को शामिल करने की कोशिश की, फिर बमबारी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल तो वहीं का। और फिर उनको ब्लॉकेट लगाना पड़ा ईरान के ख़िलाफ़ ताकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का ही है। और हम यहाँ देखते हैं बड़े वाज़े तौर पे कि जोग्राफ़ी ने आखिरकार टेक्नोलॉजी को मात दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आके। अच्छा, बाबुल मंदब की अगर आप बात करते हैं तो पिछले साल चले जाइए, हूथियों ने उसको बंद किया था, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी वहाँ पे। और इन्होंने ये गारंटी दी थी कि जी जो शिपिंग कंपनीज जहाँ से गुजरना चाहती हैं हम उनको लेके जाएंगे, लेकिन बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने वहाँ से गुजरने से मना कर दिया था, और अफ्रीका के नीचे से होके जाते थे, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ गया था। कंट्रोल हूथियों से नहीं लिया जा सका था बाबुल मंदब का, अनटिल उन्होंने खुद खोला। तो अभी भी जंग में शुरू में उन्होंने ये कह दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये
दोबारा कंट्रोल इसका हासिल कर लेंगे और फिर दुनिया को मुश्किल होगी। क्या फ़र्क पड़ेगा? 20% एनर्जी रिसोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है दुनिया का, जिससे आप देख लीजिए कि इसके माशी असरात दुनिया के कोने कोने में फील किए जा रहे हैं। 15% गुजरता है बाबुल मंदब से, तो दोनों को मिला लीजिए तो तकरीबन 35 से 40% का फ़र्क पड़ जाएगा। जो 20% पे इस वक्त दुनिया सह रही है वो तकरीबन उसको डबल कर लीजिए कि क्या दुनिया का हाल होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये जो ट्रंप साहब की ब्रिंकमैनशिप है ये दुनिया को कहीं नहीं लेके जा रही है सिवाय तबाही पे। सही। मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर सीज़ फायर के दौरान नहीं उनको करना चाहिए था। अगर वो होप कर रहे थे कि हम किसी मुआहदे पे पहुंचना चाहते हैं और हम दोनों तरफ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ईरान में के पास कोई जल्दी नहीं है। वो चाहते हैं कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म मुआहदा होना चाहिए ताकि ये जो 47 साल से तलवार लटकी हुई है ये बिल आखिर खत्म हो जाए, ये कोई दोबारा ना था जी। और लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी उजलत बिल्कुल का है, शिकार है। वो चाहता है कि बस जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं और एग्रीमेंट हो जाए, ईरान मान ले। तो वो बेसिकली बातचीत करने नहीं आ रहे हैं, वो डिक्टेट करने आते हैं। एग्जैक्टली यहाँ मैं शाह साहब मैं आता हूँ, मैं इसको मजीद भी आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर शाजिया साहिबा की तरफ मैं जाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप भी इन इवेंट्स को बड़ा कीनली फॉलो कर रहे हैं ओवर दी वीक स्पेशली। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि डेलीगेशंस पहुंचेंगे, या आपको लगता है कि डेडलॉक प्रिवेल करेगा और कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं? व्हाट इज योर रीडिंग्स डॉक्टर साहबा? मैं जावेद साहब रियलिस्ट हूँ, ना ऑप्टिमिस्ट हूँ ना पेसिमिस्ट हूँ, और रियलिज्म मेरी मुझे बता रही है कि एक दफ़ा ये मुज़ाकरात भी होंगे और ये चलते भी रहेंगे, और बहुत चांसेस हैं कि हॉस्टिलिटी जो है वो दोबारा से स्टार्ट भी हो जाए। क्यों? और उसकी जो है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन भी है, क्योंकि ईरानियन मीडिया और उनके सोर्सेज जो हैं रीजन ना आने की यही बता रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेड था, इट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ ब्लॉकेडिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक प्रीटेंस था या एक कैमोफ्लेज था यहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता ये उठाया है कि नेवल ब्लॉकेड जो है उसकी वजूहात वो बता रही हैं, और साथ ईरानियन जो तहफ़्फ़ुज़ात है, और साथ वो कह रही हैं कि ये हो सकता है कि मुज़ाकरात भी जारी रहें और हॉस्टिलिटी के इवेंट्स भी हमें देखने को मिले। डॉक्टर साहब, अगर आप सुन पा रही हैं, आपकी बात कटी थी, वहीं से गुफ्तगू जारी रखिएगा। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रही हैं मुझे? उन्होंने पोजीशन ली है तो यकीनन उनके पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो सब कुछ है ये इसमें डिसऑनेस्टी जो है उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि टाइमिंग भी वही रख ली जाए उस इवेंट की जो कि प्लान किया जा रहा है, जो कि कोइंसाइड कर जाए नेगोशिएशंस से। तो उसमें फिर पाकिस्तान जो है खास तौर पे इस चीज में तो कोशिश कर रहा है कि ठीक है आप आ जाएं, आप स्पेस खाली मत छोड़ें, लेकिन ये पॉलिसी पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक है कि आप पुश नहीं कर रहे हैं। हमें बिल्कुल ऐसी कोई सेंस नहीं मिल रही कि दोनों पार्टीज में से किसी को भी बहुत पुश किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप टीयर 1 टीयर 2 नहीं तो 3-4 का कोई डेलीगेशन भेज दें, मगर ये स्पेस नहीं खाली करें, क्योंकि खास तौर पे वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपने रिटोरिक्स में काफी आपके लिए फेवरेबल है, आपकी रिजिलियंस की बात करते हैं, आपकी जो आपकी स्टैब्लिशमेंट है, आपकी हुकूमत है वो कायम है, उसकी बात करते हैं, तो आप कंसोलिडेट कर चुके हैं उसकी बात करते हैं, तो एकदम से फिर उनको ये टॉकिंग पॉइंट मिल जाएंगे कि शायद आप अमन की मेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उनके पॉइंट में लॉजिक जरूर है कि अगर आपका एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा अटैक करना है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, ये एक और इंटरव्यू में भी ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास प्लान बी और सी ये है कि हम हैवी ईरान पे करें और उसके बाद वो 20 साल तो उसकी कमर टूट जाएगी, वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो अब 20 साल कमर तोड़ने की धमकियां भी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं मुज़ाकरात भी करें, जिसपे फिर कालीबाफ ने कहा कि हमारे पास कैलेंडर है और इनके पास घड़ी है, ये सेकंड्स के हिसाब से टाइम देख रहे हैं और हम कैलेंडर पे बिल्कुल हमें जल्दी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो मैं आपके तवसत से जरूर कहना चाहूंगी कि एक ईरान के पास जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको कमोडिफाई करवा लेना चाहिए। जो भी हो, बच जाना बहादुरी है, खत्म हो जाना नहीं है। उनको टेबल पे बैठकर दैट इज वेरी ट्रू। आई थिंक मैं आपसे आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू ऑन दिस। बहुत अच्छी बात आपने की और यही एक सेन मशवरा या तजवीज़ है जो आई थिंक स्पेशली अमेरिका और दीगर को भी समझनी पड़ेगी। फैज साहब, आपने डॉक्टर साहिबा को और शाह साहब को सुना, वाई ट्रंप सीम्स इन हरी, जल्दी काहे की है, जबकि ईरान तो लंबी तैयारी करके बैठा हुआ है, उनको जल्दी काहे की है? क्या मिड टर्म का मसला है, डिसअप्रूवल जो रेटिंग में बड़ा नेगेटिव फॉल आया है वो मसला है,
व्हाट एग्जैक्टली इज देयर उनके एंड पे? देखिए बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स हैं, सिर्फ मिड टर्म ही नहीं है बल्कि यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है अमेरिका की, और उसके अलावा पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक जो माशी हालात हो रहे हैं, जैसे खुद अभी फैसल साहब ने फरमाया कि है ना 35 से 40% तक इस वक्त तो 21-22% मुतासिर हो रही है। अगर बाबुल मंदिर भी ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? और फिर आप ये देखिए सिर्फ ये एनर्जी नहीं है, फिर आप फर्टिलाइजर्स हैं, मिनरल्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो एक वाटरवेज से गुजरती हैं। अच्छा, इसमें देखिए असल बात यह है, जैसे इससे मैंने पहले अर्ज किया कि एक इनकी शोहरत और भी है, और जो एक उम्मीद की किरण है। ट्रम्प साहब को आप जामी यहाँ रह चुके हैं अमेरिका में, आपको मालूम है बड़ी मशहूर एक यहाँ फूड है टाको, जी मैक्सिकन जी जी रेस्टोरेंट से मिलते हैं, टाको कहते हैं उसे, और वो यहाँ इनके बारे में एक एक्रोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। जी। आप देखिए इससे पहले भी इन्होंने एक जैसे अभी हमारे फैसल साहब ने फरमाया कि ब्रिकमैनशिप करते हैं लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। जैसे सिविलाइजेशन को मिटाने वाली बात हुई थी तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट आया तो वो उन्होंने फौरन उसको एक जवाब बना के उससे पीछे हट लिया। तो ये जो आपने अभी खबर दी है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तजवीज़ पेश की, और कतरी जो इस वक्त क़यादत है उसने भी ये कहा है कि आप ठीक है मुज़ाकरात की कोशिश करते रहें लेकिन कम से कम इस सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दें। मुझे लगता ये है कि अगर इनकी शोहरत अगर वाकई होल्ड करती है टाको होने की, कि ही विल प्रॉब्ली चिकन आउट अगेन, और जैसे कि ठीक है हम अभी बात कर रहे हैं और मैं अभी बॉम्बिंग नहीं करूंगा। क्योंकि इस बॉम्बिंग का देखिए अभी एक दूसरे प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त थे वो जिक्र कर रहे थे कि ये अब ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉम्बिंग से, और वो ईरान को चाहिए कि वो इस बात के मद्देनजर निकल आए, कुछ मामला तय कर ले। लेकिन देखिए ईरान के पास जो इस वक्त लेवरेज है वो मिलिट्री का लेवरेज, उससे ज्यादा उनका इकोनॉमिक, और वो भी लोकल नहीं, रीजनल नहीं, इंटरनेशनल एक लेवरेज उनके पास है। यानी वो चीज उनका जो न्यूक्लियर ऑप्शन है बेसिकली वो एक ऑफ कोर्स ये दो स्टेट्स हैं दोनों तरफ की। तो अगर वो एक्सरसाइज एक तो कर रहे हैं दूसरी भी कर सकते हैं तो उनको मालूम है कि उनके पास टाइम है। आपने जो सवाल किया कि ये जो इनका असल मसला ये है कि देखिए नवंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं और बहुत बुरे हालात इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के चल रहे हैं। अगर ये इलेक्शंस लूज कर देते हैं नवंबर में, और अभी जैसे कि मामला वहां जा रहे हैं, तो खुद इनकी अपनी जो पर्सनल जो एक लेगेसी है और इनकी जो अपनी प्रेसिडेंसी है उसको बहुत शदीद नुकसानात पहुंचेंगे। इनको तीसरी दफा इम्पीच किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। मैं यार फैज साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ। कथा कलाम में हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ही रहे। ये जो फैज साहब ने जहाँ बात की ना, वो टकर कार्लसन जो मैगा का कभी बहुत बड़ा सपोर्टर था, कमेंटेटर, वो तो आप बरमला कह रहा है कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं इनकी हिमायती था और मैंने इन्हें मुंतखब करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, मुझे सारी ज़िंदगी इस पर अफसोस होगा। अब वो ये यहाँ तक सूरत हाल पहुँची है। छोटी सी ब्रेक और इन माहिरीन के साथ मैं बात करूँगा कि अगर कल सुबह तक सीज़ फायर में तोसील नहीं होती तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शाह साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये ट्रंप साहब ने आज इसी इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए वो तोशका नामी जो वेसल थी उसका जिक्र भी किया जिसके इंजन रूम में इन्होंने सुराख किया और फिर कहा कि जो अमला उसे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन आज इन्होंने अजब बात की, कहते हैं जी उसमें चीन की जानब से कुछ बड़े उम्दा तहाइफ थे जो ईरान के लिए जा रहे थे। ये वाकई पॉसिबल होता है? नेवल ब्लॉकेड हो, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो और एक 900 फीट लंबा जहाज़ जा रहा और उसमें चीन खुफिया साजो सामान भेज रहा हो ईरान के लिए, या ये आपको भड़क लगी है? जामी, मेरा ख्याल है कि ये भड़क है। चीन भी कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है और ईरानी भी इतने कोई बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है इनफैक्ट जो इस किस्म का कोई काम करेगा। कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपका जहाज़ जा रहा है, ब्लॉकेट लगा हो या ना लगा हो, मतलब इस वक्त दुनिया की सारी नज़रें ईरान पर हैं, चीन पर हैं, रशिया पर हैं और बहुत सारे ममालिक पर हैं। और इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि जी बहरी जहाज़ में कोई ऐसी चीज़ें भेज देगा जो काबिल एतराज़ होंगी या जिनको नोटिस किया जा सकता है, मेरा ख्याल है कि ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं होता है ये। और बहुत सारे रास्ते अगर किसी ने किसी की मदद करनी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस एनवायरनमेंट में इस किस्म का कोई काम करेगा कि वो ये काम करने का मतलब ये है कि वो ख़ुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है इस वॉर में और इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि कोई नहीं चाहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। एक जाने से पहले ब्रेक पे आप एक बात कर रहे थे कि अगर सुबह तक नहीं होता सीज़ फायर एक्सटेंड तो फिर क्या होगा। मैं अपने 2 सेंट्स उस पर आपको दे देता हूँ। प्लीज। अगर आप टेक्निकली देखें
टेक्निकली जामी देखें तो सीज फायर 2 दफ़ा ब्रीच हो चुका है, 2 दफ़ा बाकायदा सीज फायर ब्रीच हो चुका है और अमेरिका की तरफ से हुआ है। पहली दफ़ा जब उन्होंने ब्लॉकेट लगाया सीज फायर लगने के बाद, इसलिए कि ब्लॉकेट एक एक्ट ऑफ वॉर है और ज़रूरी नहीं है कि उसमें फाइटिंग हो रही हो आप ब्लॉकेट लगाएं तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। वो पीस टाइम में भी एक्ट ऑफ वॉर है, वो सीज फायर के दौरान भी एक्ट ऑफ वॉर है और वो वॉर के दौरान भी एक्ट ऑफ वॉर है। तो वो एक्ट ऑफ वॉर है और ये जब आप ब्लॉकेट लगा देते हैं और अपने फरीक को बता देते हैं कि जी मैंने तुम्हारे खिलाफ ब्लॉकेट लगाया, यानी कि इकोनॉमिक पनिशमेंट मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं, तो फिर उस फरीक के पास ये हक महफूज होता है कि वो उस ब्लॉकेट को तोड़े, फिजिकली तोड़े और काइनेटिकली तोड़े। तो वो एक ब्रीच हो चुका था जो ईरानियों ने उसको नहीं रिस्पॉन्ड किया, ये उनकी दानिशमंदी थी क्योंकि वो शायद बातचीत को एक मौका देना चाहते हैं। दूसरा ब्रीच हुआ है जब ये जहाज़ उनका इन्होंने पकड़ा है और उसके ऊपर इन्होंने अपने मरीन्स उतारे हैं और फिर उसको कब्जे में ले लिया है। ये बेसिकली दूसरा ब्रीच है इस सीज फायर का। तो टेक्निकली सीज फायर तो ब्रीच हो चुका है। अब अगर सुबह एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, मेरा ख्याल है कि दोनों तैयार हैं इस किस्म की किसी सिनेरियो के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि बातचीत चलेगी आगे और अगर कोई हतमी एग्रीमेंट नहीं भी होता इन दिनों में, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कोई फ्रेमवर्क जरूर तैयार हो जाएगा जिसके तहत आगे बातचीत चलेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है तैयारी भी है दोनों तरफ। आप एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो बुश एयरक्राफ्ट कैरियर एक वो भी इस थिएटर में आ रहा है और जेरल्ड फोर्ड जो मेडिटेरेनियन में खड़ा हुआ था वो भी रेड सी में आ गया, वो भी इस थिएटर में आ रहा है। तो मतलब प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, आसार भी हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे। ये शाह साहब ने, क्योंकि रियर एडमिरल रहे हैं, वो बड़ी अहम बात की कि वो प्रेशर टैक्टिक्स के लिए जो 2 अहम तरीन बहरी बेड़े हैं वो भी इस इलाके में दोबारा भेज रहा है अमेरिका। मरीन्स भी यहाँ से साउथ कोरिया से मंगवाए गए थे और न्यू डिप्लॉयमेंट भी हुई थी। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम के अगर ये डील नहीं होती, मुआहिदा नहीं होता, तो फिर किस तरह सूरत हाल बदल सकती है। शाजिया साहिबा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा ऑन दी अदर साइड जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो यील्ड होती है, आपको दिखाई देती हैं, स्पेशली डार साहब की जो कम्युनिकेशन है प्राइम मिनिस्टर की, फिर जो मुख्तलिफ एम्बेसडर से, मैंने चीनी एम्बेसडर से आज मुलाकात हुई एंड देन US एम्बेसडर गई डार साहब से मिलने के लिए। तो आपको लगता है कि अभी भी ये जो फुल मोशन में है डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये कोई यील्ड इन कर सकेंगी एटलीस्ट सीज फायर के लिए? बिल्कुल कर सकेंगी और ये बिल्कुल फुल मोशन में है और इनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है। जो हमारे सामने है मेरी अंडरस्टैंडिंग में उससे बहुत ब्रॉड है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो आइडिया में भी ब्रॉड है और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनमें भी। तो उसमें जो एक रिप्रोचमा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय ईरान और USA कि हम आगे चलकर अपने मसाइल को ख़त्म करना चाहते हैं और हम इस चीज़ में दोनों आबादा हैं, ये इसका एक चैप्टर हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है इस पूरे रीजन के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उस स्ट्रक्चर के बहुत से स्टेक होल्डर हैं जो कि सेंट्रल एशिया, गल्फ है, तुर्की है, इवन चाइना और रशिया भी। तो हम जो भी कर रहे हैं, एक तो ये कि बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं और सबके मशवरे से और सबके साथ मिलकर इस चीज़ पे काम हो रहा है, और उसमें उस फ्रेमवर्क के अंदर ईरान का इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर अमेरिका के पास ये चॉइस रह जाएगी एट द एंड ऑफ द टनल, अगर उस पर कोई लाइट है उस टनल में, तो वो या तो फिर रिकैलिब्रेट करेगा या इंटीग्रेट करेगा, वरना वो अपने ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो अपना, हमारे लिए वो कंपैरेटिवली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इररेलेवेंट हो जाएगा। गल्फ के अंदर भी जैसे वजीर खारजा ने, सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा ने बड़े सटल से तरीके से कहा, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी जो है वो हमारे सिक्योरिटी थोड़ी सी और ज्यादा भी हो गई है। तो आप अंदाजा करें कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और वहां पे ये बात हो रही है कि जी सिक्योरिटी हमारी मैनेज हो जाएगी। तो ये एक ब्रॉडर जो एक इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो बहुत ब्रॉड है। उसमें ईरान के फायदे में तो है ही, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और उसके पार्टनर्स और एलाइज की डिप्लोमेसी का फिलहाल फायदा उठाना अमेरिका के लिए भी एक ऐसा ऑफ रैंप है जो कि ऑप्टिकली जो है उसको बहुत ज्यादा बचा जाएगा। इवन ट्रंप की जो है प्रेसिडेंसी के बच जाने के भी इसमें चांसेस हैं, क्योंकि ही हैज बीन स्टक बिटवीन अ रॉक एंड जो हार्ड वॉल है। बिल्कुल ठीक। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपना मेगा क्राउड बचाए, तो वो जो एपेक पेड सेनेटर है वो मिड टर्म में क्या करने वाले हैं, और फिर अगर उनको बचाएं तो पूरे का पूरा अपना जो इलेक्टोरल मैंडेट है वो सारे का सारा धड़ाम से गिर जाता है। तो करना क्या है, तो क्या उन परमानेंट जो एलिमेंट्स हैं
जो कि बायपार्टिसन हैं अक्रॉस द पार्टीज और जो एक ही काम चाहते हैं, जो थोड़े लेट जरूर हो गए हैं, वो काम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को का कंट्रोल चाहिए और ईरान जो है वो डिसफंक्शनल चाहिए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल तो खैर क्या ही उन्होंने लेना था, वो नॉर्मलाइज हो गया ईरान का उसको ऑपरेशनलाइज करना। ठीक है। और साथ में जो वीकेंड वॉर के लिए वो आए थे वो उनको पता बिल्कुल चला, ठीक। जैसे काया कालिस ने रिसेंटली कहा है कि हम इसलिए भी साथ नहीं है बिकॉज वी वांटेड टू डू रशिया राइट देन वी विल डू चाइना राइट। एग्जैक्टली। यूरोपियंस का यही प्रॉब्लम चल रहा है कि हमने रशिया को भी ठीक करना था, 4 साल से तो हम वहां लगे हुए हैं। हाँ, तो expose वो तो रहे ठीक हैं, हो नहीं पूरा सके नेटो की और आगे proxy वहाँ पे लगी नया जो गेम प्लान है वो खोल दी। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब साथ रहे। अच्छा फैसला मैं चाह रहा हूँ कि ऑन दी पैरेलल थर्सडे को वो इजराइल और लेबनान के बीच भी जो सिफारतकारी है वो हो रही है। प्रोबेबली मार्को रूबियो भी उसमें होंगे। पहले एम्बेसडर की सतह पर फिर सीज फायर हुई जिसकी वायलेशन भी इसराइल करता रहा, लेकिन वो तो एक ईरानी मुतालबे के ऊपर वो कहानी वहाँ पहुँची थी। तो उस मुतालबे के ऊपर पैरेलल अगर वो एक्सरसाइज हो रही है तो जो बुनियाद है वो कैसे इग्नोर हो सकती है फिर? हाँ देखिए जी, बिल्कुल अच्छा सही सवाल है आपका। देखिए इस वक्त जो वो जाहिर है कि एक मुतालबा एक अहम था और वो किसी हद तक माना गया। आपने देखा कि वो ठीक है मुज़ाकरात वगैरह हुए, लेकिन अभी भी जो है वहाँ उसकी जो उस सीज फायर की जो 2 हफ्ते का जो किया गया था उसकी वायलेशंस अभी भी जारी हैं और इजराइल जो है मुस्तकिल अपनी उस मौक़िफ़ पर अड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा जरा मैं पीछे जरा हटके जो बात करना चाहता हूँ, एक देखिए 2-3 पहलू इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। शादिया साहबा ने भी इस पर बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान का जहां तक रोल है तो इसमें कोई शक नहीं, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, इस पूरे मामले का जो भी आउटकम निकले इसमें कोई शक नहीं, ये पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के जो का रोल और उसका हिस्सा इस पूरे मुज़ाकरात में और जो कोशिशें हैं उसकी मुअतरिफ है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और सिफारतकारी तो वो जीत चुकी है और उससे वो जीत और वो जो लॉरल्स हैं वो कोई वापस नहीं ले सकता। जो तमगे हमने हासिल कर लिए हैं इसमें कोई शक नहीं। अब दोनों फरीक हैं जो मेन इसमें जो दो हैं, ईरान और अमेरिका, अब ये इसको किस हद तक देखते हैं। अब ठीक है शाहिद साहब ने फरमाया है कि ये जल्दी चाहते हैं कि निकलें इससे, लेकिन वो इनके जो डिजाइन्स हैं, देखिए ये जो यहाँ पर जो थिंकिंग है खुसूसन जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव्स और जो इवेंजेलिकल्स हैं और जो ज़ायनिस्ट लोग हैं, उनकी ये एक बहुत ही सोची समझी सोच है कि ये हमको वंस इन ए लाइफ टाइम, वंस इन 50 years ये एक ऐसा मौका मिला है कि हम ईरान को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिस इज द सकते रीजन। हैं। और वही लॉबीज जो है इस वक्त ट्रम्प साहब को परेशान करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, वक्त की किल्लत, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया फैज साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे पास डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहबा और जनाब रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 4:50 डेडलाइन है सीज फायर की। 4:50 के बाद 4:51 पर क्या होगा? दो बड़े अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम थे वाशिंगटन डीसी और आपने हुर्मज़ में, अब वापस आते हैं इस्लामाबाद में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब आकिर सज्जाद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को एक अरसे से कवर कर रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड सेन वॉइस। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत ही मुख्तसर आपसे गुफ्तगू करूँगा। आज जितनी रैपिडली चीज़ें बदल रही हैं समझ नहीं आ रही कहाँ पर तकिया करना है। बाकिर साहब, अता तारड़ साहब का ट्वीट, डार साहब के टेलीफोन, तारड़ साहब के ट्वीट से क्या मतलब मैं लूं, क्या समझूं मैं? आप इस वक्त जो तारड़ साहब ने जो ट्वीट किया उससे ये समझें कि एक तरह की सिग्नलिंग हो रही है ईरान की तरफ कि जी आपकी वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है, आपने अभी तक डेलीगेशन नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए अमेरिकन डेलीगेशन आ नहीं रहा और ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ नहीं रहा। वो एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक डिप्लोमेटिक चैनल को उन्होंने ओपन रखा हुआ है और साथ साथ वो ये भी नहीं कह रहे कि ये ब्रेक डाउन हो गया है। जहां तक ईरान का के इस एक्शन का ताल्लुक है कि अभी तक उन्होंने नहीं किया अभी कोई भी डेलीगेशन नॉमिनेट, आप उसके पीछे देखें कि अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त। उसके बाद उन्होंने कम से कम 2 उनकी शिप्स इंटरडिक्ट की हैं, अभी तक वो चीज रिजॉल्व नहीं हुई। ये 2 दिन से ये टू एंड फ्रो चल रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान वाया पाकिस्तान, के किसी तरह से ये इशू रिजॉल्व हो जाए तो वो आगे बढ़े। ईरान जो है मैं समझता हूँ कोई सुसाइडल एक्शन नहीं ले रहा,
जैसे आपने आज CBS पे ट्रम्प का जी, इंटरव्यू सुना होगा CNBC पे। कि वो कह रहे हैं कि मैं तुझे बॉम्बिंग शुरू करूंगा और मुझे लगता है यही है कि मुझे बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। वो एक्चुअली इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आई वुड से लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, के वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो हमें नुकसान होगा उससे ज्यादा दुनिया को नुकसान होगा अगर ये एस्केलेशन मजीद हुई। साथ साथ जो ईरान के अंदर मसला है कि जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो वहां की जो नेगोशिएटर्स हैं उनके लिए स्पेस को बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो ईरान को बिलिटल करते हैं, वो ईरान की लीडरशिप के बारे में मिसगिविंग्स पैदा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी शदीद साइऑप्स हो रहे हैं मीडिया में कि जहां पे कहा जा रहा है कि लीडर्स आपस में लड़ रहे हैं, वो एक्चुअली आपस में लड़ नहीं रहे हैं। वहां पे उनको पता है कि एक एंटी डायलॉग एक सेंटिमेंट है और वो उससे डाइवर्ज नहीं कर सकते। ये जो सारा ऊपर से काम खराब होता है वो ट्रम्प साहब की जो गाय बगाए स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो फाइनली ये है कि जो लीवरेजेस हमें देखना है कि ईरान के हाथ में है। एक तो हॉर्मुज का है, ये जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसको फर्दर सॉलिडिफाई कर रहा है उस ब्लॉकेज को, जिसकी वजह से आपको पता है कि ऑयल की सप्लाई और जो बाकी दुनिया की सप्लाई चेन है वो रुकी हुई है। प्लस ईरान के अपने ग्रुप्स जो हैं लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया या इराक के हशद शाबी हो गया, वो सब रेजिलिएंट है और पूरी तरह रिजुविनेटेड है। और तीसरा जो खतरा है जो मतलब जिसके ऊपर सारा ईरान प्ले कर रहा है और अपनी स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट कर रहा है, वो ये कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा, ये एस्केलेशन बढ़ी, दोबारा से हॉस्टिलिटीज शुरू हुई, तो दुनिया बिल्कुल ठीक। बाकी सब बी विद मी सर, मेरे साथ रहिए। आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब आपकी जानिब में आऊँगा, आपकी एंटिसिपेशन है अभी भी किसी मिरेकल की? क्योंकि अब तो मुझे सूरत हाल काफ़ी ग्रिम दिखाई दे रही है एज ऑफ नाउ, जब हम राह राज इस प्रोग्राम में मुखातिब अपने नाज़रीन से। डॉक्टर रिजवान साहब। जी जामी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। दूसरी बात कहते हैं मिरेकल की, मिरेकल यही था कि दोनों पार्टीज रिजॉल्व करने के लिए निगोशिएशन टेबल पे आ गई है। मैं तो कहूँगा मिरेकल था, क्योंकि और वो भी पाकिस्तान के हाँ। अच्छा, अब ये बात है कि जब से फर्स्ट राउंड हुआ है उसके बाद सेकंड राउंड की तवक्को पैदा हुई। यूनाइटेड स्टेट्स की एक जो चीज़ है ना, देखें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बड़े एक कठिन उसमें से गुजर रही है, टेस्ट में से, कि उन्होंने अपनी पब्लिक को ये दिखाना है कि हमने फतह हासिल की है। सजाद साहब अभी वाकिर सजाद साहब जिक्र कर रहे थे कि फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ वी आर निगोशिएटिंग। अब आप एक चीज़ देखें, जो ईरानियन सीज फायर के बावजूद ईरानियन कमर्शियल वेसल को इंटरडिक्ट किया, उसका मकसद यही था, वो वायलेशन थी सीज फायर की। अब ईरानियंस ऑलरेडी जो हैं वो बड़े डिस्ट्रस्ट के साथ, अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा भी जब ईरानियन डेलीगेशन आया था तो ईरानियन डेलीगेशन ने कैटेगोरिकली कहा था कि वी आर हेडिंग टू पाकिस्तान विद कंप्लीट डिस्ट्रस्ट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ अभी भी उन्हें ये डिस्ट्रस्ट है। दो चीजें थी, अब इस दफा एक और भी है जो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कम हाईलाइट हुई, कि ईरानियन को अपनी सिक्योरिटी का खतरा था कि उन्हें टारगेट ना कर दिया जाए ऑन एयर जब वो इधर आ रहे थे। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड की। दूसरी चीज ये थी कि अगर वो आते हैं इस दफा भी तो बात किन पॉइंट्स पे होनी है। देखें, अब ईरानियन का वाज़ेह नुक्ता है कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था तो अमेरिका भी खोल देता। इस पे जो बात अटकी हुई है, मैं समझता हूं कि अमेरिकन अपनी लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखें हमने इतना कुछ कर दिया कि ईरान बिल्कुल कंपेल हो गया, मजबूर हो गया निगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। दो तीन चीजें और हैं इसमें, अभी और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखें, इतनी वेगनेस में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान की फोन कॉल जो है, एक और एक्टर आ गया चाइना, मेजर एक्टर। अब चाइना भी चाह रहा है कि ये ब्लॉकेड जो अमेरिका ने लगाया हुआ है ये खोल दिया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं उसमें हो नहीं सकता, ये खिलाफ वर्जी है इस चीज की कि वहां से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक गुजर रही थी दुनिया को पूरी को। अब बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वक्त की थोड़ी आज किल्लत। बाकी सब वेरी ब्रीफली बहुत मुख्तसर आपसे जानना चाहूँगा, 4:51 पर क्या सूरत हाल होगी मंगल और बुध की दरमियानी शब? सीज फायर में इजाफे की तजवीज़ पाकिस्तान की मान ली जाएगी और थिंग्स वुड बी टोटली डिफरेंट? सर मेरे ख्याल में आपने अगर जाए थोड़ा सा पीछे ट्रेंड भी देखें तो जब सीज फायर अनाउंस हुआ था तो उससे पहले के जो प्रीसीडिंग घंटे थे वो भी इसी तरह टेंस थे। अब देखना यह है कि ब्लिंक कौन सी साइड पहले करती है। मेरे ख्याल में ये तारड़ साहब से इन्होंने स्टेटमेंट दिलवा के, आप वैसे स्टेटमेंट ये डार साहब से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए, लेकिन तारड़ साहब से दिलवाया ताकि सिग्नलिंग करें। मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स कोशिशें हो रही हैं। जो अभी चीज़ वॉच आउट करने के लिए मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता हूँ कि एक तो आप ईरानी स्टेटमेंट
देखें, मैंने देखी है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं ब्लॉकेट खुलने पे। यूएस का ब्लॉकेट के ऊपर कोई सिग्नल आता है कि हम करते हैं कि नहीं करते, और पाकिस्तान की तरफ से शायद कोई मजीद लीक्स आए कि प्रोग्रेस के हवाले से वो आप वॉच आउट करें। और खास तौर पे आप ये जो ओपन सोर्स के ऊपर वेसल मूवमेंट है, आप ये चेक करते रहे कि अगर सिग्नल्स नजर आ जाए। ठीक, उम्मीद यही है कि जो मजीद हॉस्टिलिटीज से दोनों बहुत शुक्रिया सर, आपसे इंशाल्लाह कमिंग प्रोग्राम में मजीद बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आज वक्त की किल्लत। नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर मगर और खदशात जो हैं इफ्स एंड बट्स उसके साए मंडला रहे हैं। आज दरमियानी शब बुध मंगल और बुध 4:50 पे डेडलाइन ख़त्म होनी है सीज़ फायर की। तजवीज़ है सीज़ फायर हो जाए। वफूद का आना जाना अब इससे अगली कहानी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।